हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है कतर में कैद 8 पूर्व सैनिक अफसरों को अब नहीं होगी फांसी। देखिए, जो अपीलीय न्यायालय थी उसने फांसी की सजा को कैद में बदल दिया है। इस सजा को आगे भी चुनौती देने का विकल्प खुल गया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी या कूटनीतिक मदद देते रहेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के साथ वो संपर्क में हैं और इसी माह कतर के आमिर से मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब COP 28 की मीटिंग थी। तो कतर में जो फांसी की सजा पाए हुए 8 नौसैनिक पूर्व अधिकारी थे उनको अब कैद की सजा दे दी गई है। हालांकि केस उन पर चलता रहेगा और इसमें अब भारतीय पक्ष और मजबूती से रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला प्रतीक्षित था और अब वह इन अधिकारियों के परिवारों के साथ कानूनी सलाहकारों से मिलकर आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। और साफ है कि भारत की तरफ से इस मामले में कूटनीतिक मदद आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दाहरा ग्लोबल मामले में गुरुवार को कतर की अपीलीय न्यायालय की तरफ से सजा घटाने की सूचना मिली है और हम विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जब यह फैसला चल रहा था तो सभी जो कैदी हैं उनको अलग अलग जो सुनाया जा रहा था ये फैसला, उस समय भारतीय राजदूत भी वहां पर मौजूद थे। और इस बीच भारत और कतर के बीच सजा याफ्ता कैदियों को एक दूसरे देश में स्थानांतरित करने का समझौता हुआ है। यानी कि अगर इनको उम्र कैद भी मिली है तो आगे चलकर इन्हें भारत में स्थानांतरित किया जा सकेगा, यानी कि बाकी की जो कैद है वो ये भारतीय जेल में काट सकेंगे। इन पर आरोप ये लगाया गया था कि जो एक कंपनी है उसमें ये अफसर तैनात थे और वो इजराइल के लिए जासूसी कर रही थी, ये सबसे बड़ा आरोप लगा है। और जो दोहा स्थित अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है जिसमें ये कार्यरत थे, और कुछ समाचार में प्रकाशित भी हुआ था कि इजराइल के लिए जासूसी करने का इन पर आरोप लगाया गया था। उसके बाद अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी को तो हालांकि बंद कर दिया गया और 26 अक्टूबर 2023 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया प्रियंका का नाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में पहली बार प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया है। इसमें हरियाणा के फरीदाबाद में एक कृषि भूमि खरीदने में प्रियंका की भूमिका का भी उल्लेख है और इसकी जांच जारी होने की बात सामने आई है। हालांकि आरोप पत्र में प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन उनका नाम है। नाम आने की वजह से उन्हें 29 जनवरी को सुनवाई के लिए भी बुलाया जा सकता है। इस मामले में यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ दायर आरोप पत्र में भी प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र है। आरोप पत्र के मुताबिक थम्पी ने वर्ष 2005 से 2008 के बीच एनसीआर के एक रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा के माध्यम से फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 तक HL पाहवा में आमीरपुर में 334 कनाल यानी कि 40 एकड़ भूमि के 3 टुकड़े खरीदे थे और 2010 में इसे वापस उन्हें बेच दिया था। इसी तरीके से प्रियंका गांधी ने भी किया और ये जितना भी लेन देन हुआ था वो सभी कैश में हुआ था, इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि हाफिज सईद को भारत के हवाले करे पाकिस्तान। देखिए, भारत ने पाकिस्तान से लश्कर तोयबा के सरगना और 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में वांछित हाफिज सईद का प्रत्यर्पण करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद के जो प्रत्यर्पण है के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है और सईद को भारत में सर्वाधिक वांछनीय आतंकवादियों की सूची में डाला जाता है और डाला जाता रहा है, ये आपको पता होगा। 26/11 के मुंबई हमले में जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक और 160 से ज़्यादा भारतीयों की जान चली गई थी, उसमें पाकिस्तान के हाफिज सईद
को प्रमुख तौर पर टारगेट किया गया था, यानी कि हत्यारोपी बनाया गया था। भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है। अमेरिका ने हाफिज सईद और उसके संगठन पर करीब 10 करोड़ डॉलर का इनाम तक घोषित कर रखा है और आतंकी फंडिंग के मामले में इसे एक बार पाकिस्तान में जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल सरकार एमफिल को लेकर नहीं मानेगी यूजीसी का दिशा निर्देश। देखिए, बंगाल सरकार ने गुरुवार को कह दिया है कि राज्य शिक्षा विभाग एमफिल की डिग्री को पूर्ण रूप से बंद करने के पक्ष में नहीं है। यूजीसी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो उसका पालन नहीं करेगा। यूजीसी द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के 24 घंटे से भी कम समय में राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्स वसु की ओर से इस संबंध में घोषणा की गई है। यूजीसी ने आग्रह किया है कि छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जा रहे एमफिल डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। वसु ने कहा कि राज्य शिक्षा विभाग यूजीसी द्वारा लगाए गए इस नए निर्देश को स्वीकार नहीं करेगा। राज्य अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति का पालन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य पर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता है और हम ऐसे विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए अपने दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे। कल की न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है कि एमफिल की जो डिग्रियां हैं वो यूजीसी द्वारा मान्य नहीं है और ऐसी कोई डिग्री नहीं है। इसलिए अगर कोई विद्यार्थी इस डिग्री में प्रवेश लेता है तो उसे अमान्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो था कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस, जिसमें नागपुर में यह सम्मेलन किया गया और इसमें राहुल गांधी ने बोला कि देश को पुनः राजा महाराजाओं के युग में ले जाना चाहती है भाजपा, जहां पर एक ही व्यक्ति का शासन हो और उसके द्वारा कही गई बात अंतिम निर्णय हो। उसमें इन्होंने कोट किया कि जब देश आज़ाद नहीं था तो भी यहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, जिसको हटाने के लिए नेहरू, गांधी और बाबा अंबेडकर सभी लोग तत्पर थे। जेल भी गए वो सभी, और उन्होंने एक तरीके से एकात्मक शासन का अंत किया था। फिर से देश उसी तरफ जा रहा है और इस देश को बचाने के लिए हमें इस प्रथा को तोड़ना होगा जो एक राजा और महाराजाओं का युग चल पड़ा है। आगे उन्होंने बोला कि जो उनकी न्याय यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक चलेगी 20 मार्च तक, 14 जनवरी से 20 मार्च तक, उसमें सभी व्यक्ति जुड़कर अपने आप को इस कुप्रथा से बाहर आने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, सड़क सुरक्षा पर कोहरा भारी, गत 14,000 से ज़्यादा लोगों की गई है जान। हालांकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके भी क्षेत्र में कोहरा पड़ रहा होगा। अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं तो थोड़ा सावधानी से बाइक चलाइएगा, या जो भी आपके पास साधन है उसे सावधानी से चलाइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, हरियाणा के 2 अधिकारी नहीं दे रहे जवाब, मुख्यमंत्री ने छुट्टी पर भेजा। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, वो राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में लापरवाह अफसरों पर नाराज हो गए और काम में देरी के चलते सीएम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता आशिम खन्ना और मुख्य अभियंता राजीव बातिश को बैठक से बाहर कर दिया और 5 दिन की जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। तो ये कुछ एक्टिव एक्शन प्लान लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक चल रही थी और पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की जा रही थी, जिसमें ये दोनों अफसर पूरी तरीके से जवाब देने में विफल रहे और इन्हें इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। हालांकि ये इतना दिशा निर्देश जरूरी होता है, अगर किसी चीज़ को, मेमोरेंडम को जारी किया गया है और अगर आप उस पर लागू नहीं हो पाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आपको आगे इसमें बढ़ना ही होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मेट्रो परिचालन निजी हाथों में सौंपने की गति नए वर्ष में तेज करेगा डीएमआरसी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपना खर्च कम करने के लिए नए वर्ष में मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने की गति तेज करेगा। यही वजह है कि करीब 2.5 माह के अंतराल पर डीएमआरसी ने दूसरे कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इसके तहत अभी वॉलेट लाइन पर परिचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले रेड लाइन पर भी यह व्यवस्था लागू करने के लिए पहल की गई थी। इसलिए नए वर्ष में इन दोनों
कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन की कमान निजी जो एजेंसियां हैं वो संभाल सकती हैं, लेकिन रेड लाइन को लेकर अभी थोड़ा संशय बाकी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अमोनिया शोधन संयंत्र बनाने के निर्णय पर नहीं हुआ है अमल। देखिए, यमुना में जो अमोनिया की मात्रा बढ़ने से दिल्ली में अक्सर जलापूर्ति बाधित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए वजीराबाद है जलाशय में इन सीटू अमोनिया शोध संयंत्र स्थापित किया जाना है, लेकिन अब तक इस निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसे लेकर जल मंत्री आतिशी ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 1 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। उन्हें 15 जनवरी तक निविदा जारी करने का निर्देश इसमें दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 3 माह में 14 एयरपोर्ट टर्मिनलों का उद्घाटन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि देश के उड्डयन क्षेत्र की पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी तक ले जाना है। आने वाले दिनों में यह कार्य और तेज होगा। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता जयप्रकाश रंजन के साथ एक विशेष बातचीत में सिंधिया ने एविएशन सेक्टर में सरकार की भावी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि आगामी आम चुनाव से पहले कम से कम 14 शहरों में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन होगा, जिसमें 5 उत्तर प्रदेश में होंगे और 1 तो अयोध्या में उद्घाटन होने ही वाला है। बाकी ये इंटरव्यू है जिसे हम स्किप करेंगे। असम में स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम, उल्फा के साथ शांति समझौता आज। तो ये पूर्वोत्तर भारत और खासकर असम में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए उग्रवादी संगठनों के साथ समझौता कर उनके सशक्त कैडर को मुख्य धारा में जोड़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को उल्फा के राज खोवा गुट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ही उल्फा के लगभग 1 दर्जन से अधिक शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। पिछले 4 सालों में असम में ही आदिवासी उग्रवादी समूहों, बोडो उग्रवादी समूह, कार्बो और दिमानसा समूहों के साथ शांति समझौता हो चुका है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शांति समझौते में असम की संस्कृति और मूल निवासियों के जमीन पर अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ ही राजनीतिज्ञ और आर्थिक मुद्दों पर शामिल इसे किया गया है और उल्फा के शीर्ष नेता अनूप चेतिया और सधर चौधरी समझौते को अंतिम रूप देंगे। 5 हाईकोर्ट के लिए नए सीजे की सिफारिश की गई है, चीफ जस्टिस की सिफारिश की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा जो हाईकोर्ट है, राजस्थान, इलाहाबाद, गुवाहाटी और झारखंड। इसमें सब कोलेजियम की जो समिति है जिसमें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस संजीव खन्ना हैं और जस्टिस बीआर गवई हैं। उन्होंने 27 दिसंबर को प्रस्ताव पारित कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। मोदी अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। 14 फरवरी को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें समारोह में ये शामिल होंगे। मंदिर से जुड़े एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने की तस्वीरें साझा की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में BAPS मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और BAPS मंदिर ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर उन्हें मिलने पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का जो निमंत्रण है उसे स्वीकार कर लिया है। मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है वो 14 फरवरी 2024 को होना है। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान कैडर की नीना सिंह को CISF की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई लोगों का बदलाव हुआ है इसमें। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीना सिंह वर्तमान में CISF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उन्हें 31 जुलाई 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। ITBP प्रमुख अनीश दयाल सिंह को गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी CRPF का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक वो इस पोस्ट पर रहेंगे। अनीस दयाल की जगह राहुल रसगोत्रा नए ITBP प्रमुख होंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ है G20 उपग्रह के लिए भारत ने सदस्य देशों से किया योगदान का आग्रह। सोमनाथ, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि भारत ने सदस्य देश से G20 उपग्रह के लिए योगदान करने का आग्रह किया है। सदस्य देशों ने कहा है कि वे प्रस्तावित उपग्रह के लिए पेलोड उपकरणों के माध्यम से योगदान दें। इस उपग्रह को अगले 2 वर्षों में लॉन्च किया जाएगा। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए G20 उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था। IIT बॉम्बे ने वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव में सोमनाथ ने कहा कि मौसम और जलवायु परिवर्तन पहलू जो होने वाले हैं, जो भारत वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, वर्षा, महासागर, मिट्टी की नमी और विकिरण जैसे विभिन्न मापदंडों को लेकर इस क्षेत्र में योगदान देना चाहता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की तैयारी है। राज्य प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी है। अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार संशोधन विधेयक को संसद में पेश करेगी और संसद की मुहर के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अभी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। त्वरित न्याय के लिए नए कानून समय सीमाओं में बंधे हैं, यानी जो नया कानून बना है उसमें जो भी चेंजमेंट किए गए हैं, न्याय पाने की जो समय सीमा है वो निर्धारित कर दी गई है, यानी लोगों को सही समय पर, कम खर्च में न्याय मिल सके। इसी बात को यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है। तो इस न्यूज़ को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, और एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा गया है कि संघर्ष के नए नए मोर्चे के बीच भारत। तो कई मोर्चों पर संघर्ष करती दुनिया में भारत का विश्व को सार्थक दिशा देने में सक्षम दिखना गुजरते साल का सबसे अहम पहलू कहा जाएगा। और ये आर्टिकल लिखा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत द्वारा। वो इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि वैश्विक ढांचे की दशा और दिशा को लेकर बचे कुचे संदेह भी संभवतः इस साल दूर हो गए। विश्व में संघर्ष के नए नए मोर्चों का खुलना निरंतर जारी है और हितों के टकराव से नया वैश्विक परिवेश आकार ले रहा है। अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध से लेकर इजराइल हमास संघर्ष तक, यह स्पष्ट है कि विभिन्न देशों के बीच रिश्तों के दृष्टिकोण से युद्ध एक अहम पहलू के रूप में वापस उभरा है। ताकत की भूमिका न केवल समकालीन वैश्विक ढांचे के एक मुख्य कारक के रूप में प्रत्यक्ष हो रही है, बल्कि इसकी क्षमताएं यह संकेत भी करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजक प्रकृति देश के व्यवहार पर निरंतर दबाव डाल रही है। शक्तिशाली जो चाहता है वह कर सकता है और कमज़ोर को वैसा ही भुक्तभोगी बनना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है इनके द्वारा कि असल में आज दुनिया में वही सामान्य मान लिया जाता है जो सदियों पहले हुआ करता था। हिंद प्रशांत क्षेत्र इस टकराव के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है, जहां तनाव अपने चरम पर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि विश्व में कोई व्यवस्था न होकर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, जिसे एक सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता है, और ऐसा नेतृत्व कहीं आसपास भी नहीं दिखता है। इसका अर्थ यही है कि यह साल 2024 का स्वागत भी ऐसे ही विशिष्ट भाव के साथ रखना होगा, जहां अतीत के रुख रवैया है उसके रुझानों से भविष्य का अनुमान लगाना ठीक होगा। यानी कि ये जो वर्ष है वो भी कहीं ना कहीं युद्ध में ही जाता हुआ दिख रहा है। हिंसा का जो भयावह साया है हमेशा से देशों के बीच संबंधों को तय करने में प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी कि कहीं ना कहीं गुटबाजी होने लगती है। संकट और संघर्ष के इस दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता है उसे दिखाने का अवसर मिला। इसने भारत को मुश्किलों से जूझ रहे वैश्विक ढांचे के शीर्ष पर सक्रियता की गुंजाइश दी कि वह बहुपक्षवाद के भारतीय प्रारूप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करे। इसमें भारत का लक्ष्य मतभेदों से जूझ रही महाशक्तियों को वार्ता की मेज पर लाना और ऐसा करके वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी साख को मजबूत करना था। भारत की G20 अध्यक्षता का उद्देश्य ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही दुनिया को एकजुट
एकजुटता की ओर उन्मुख करना था। चूंकि भारत स्वयं एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र है, तो उसका यह विशेषता उसे वैश्विक चुनौतियों पर विचार करने के दृष्टिकोण से विभिन्न अंशभागियों को साथ लाने में भी सहायक होता है। आगे इसमें थीम के बारे में बताया गया है कि देखिए, भारत में जो आयोजित G20 था, उसकी जो थीम थी वो थीम थी वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि एक विश्व एक परिवार एक भविष्य। वैश्विक ढांचे से लेकर भारत की अवधारणा और उसके बीच अपनी भूमिका की छाप थी। और आगे इसमें बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुटता की अपील के साथ ही संसाधनों की दृष्टि से कमजोर देशों की मदद का आह्वान किया था, जबकि उसी दौर में विकसित देशों का पूरा ध्यान खुद पर लगा हुआ था। भारत ने दूसरे देशों में दवा की सप्लाई करी, निर्यात किया और बाकी जो सहायता हो सकती है वो सभी किया। कुछ तो अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा वैक्सीन का भंडार जमा किए हुए थे। एक विश्वव्यापी संकट के समय भारत ने अपने समक्ष उपलब्ध मंच और विकल्पों पर हर संभव उपयोग कर यह उदाहरण पेश किया कि देशों को अपनी आंतरिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वैश्विक सक्रियता को बढ़ावा देना चाहिए। जब दुनिया एक सुनियोजित ढांचे के लिए संघर्ष कर रही है, तब भारत विश्व को सार्थक रूप से दिशा देने में सक्षम दिखा, तो यह गुजरते साल की एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। भारत को अपनी इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए आगे और भी तत्पर रहना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि 15 वर्ष और चलेगा देश के कच्चे तेल का भंडारण। तो कच्चे तेल के अभी तक जितने भी भंडार मिले हैं वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बस 15 वर्ष और चलेंगे। यानी कि अभी जो वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो 87% तेल का हम निर्यात करते हैं अपनी ज़रूरत का। यानी अगर अगले कुछ वर्षों में देश के कच्चे तेल के बड़े भंडार नहीं मिले तो हमें 1.5 दशक बाद कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से विदेश पर निर्भर होना पड़ेगा। यह बात पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में उजागर हुई है। अगर हम यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं कि वर्ष 2022 तक भारत में प्रमाणित तौर पर कुल 44.78 करोड़ टन कच्चा तेल का भंडार है और मौजूदा खपत के मुताबिक ये सिर्फ 15 वर्ष तक चलेगा। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 तक कच्चे तेल पर विदेशी निर्यात को 10% घटाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को पाने के लिए 5 सूत्री फार्मूला भी तैयार किया गया था, जो किसी काम का नहीं रहा। वर्ष 2018-19 में देश के सभी क्रूड भंडारों से संयुक्त तौर पर 3.42 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। 21-22 में 2.96 करोड़ टन का उत्पादन हुआ, 22-23 में 2.91 करोड़ टन का उत्पादन हुआ और 2023-24 में ये घटकर 2.81 करोड़ टन रह गया है। तो इस हिसाब से कोई ना कोई विकल्प ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। निश्चिंत रहें, कभी नहीं डूबेगा एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। देखिए, आरबीआई ने कहा है कि एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जो और या फिर जो आईसीआईसीआई बैंक है वो बहुत बड़े बैंक हैं, लार्ज बैंक हैं इंडिया के, और इस किसी भी स्तर पर इसमें निवेशकों को नुकसान नहीं होगा। आरबीआई ने 2015 में 15 से हर साल इसी महीने में वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंकों के नाम शुरू बताने की जो एक प्रथा शुरू की थी, उसके तहत ये नाम लिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नियमों के अनुसार ऐसे संस्थानों को प्रणाली के स्तर पर महत्व के आधार पर 4 श्रेणियों में रखा जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक पिछले साल की तरह ही श्रेणी आधारित संरचना में बना हुआ है, वहीं एसबीआई और एचडीएफसी बैंक उच्च श्रेणी में चले गए हैं। एसबीआई श्रेणी 3 से श्रेणी 4 में स्थानांतरित हुआ है और एचडीएफसी बैंक श्रेणी 1 से श्रेणी 2 में स्थानांतरित हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है रिलायंस का दुनिया के शीर्ष 10 समूहों में आने का लक्ष्य है। देखिए, अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी का कहना है कि उनकी अगुवाई वाली रिलायंस कंपनी कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होगी और उनका लक्ष्य दुनिया के 10 व्यापारिक समूहों में शामिल होने का है, चाहे वो तेल रिफाइनरिंग परिसर में से लेकर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर तक कारोबार खड़ा करना हो। समूह के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की जयंती रिलायंस फैमिली डे पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि आज कारोबार के लिए घरेलू और वैश्विक माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि आकाश, ईशा, आनंद और आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो रिलायंस को और आगे ले जाएगी।
नेक्स्ट है कि टेस्ला के गुजरात में संयंत्र लगाने को लेकर सरकार बेहद आशान्वित। मंत्री और गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ऋषिकेश पटेल ने ये बात बोली है कि एलन मस्क की अगुवाई वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के राज्य में अपना संयंत्र लगाने की संभावना को लेकर सरकार बेहद आशान्वित है और इस सिलसिले में बातचीत का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा कि खुद मस्क भी गुजरात को पहली पसंद के रूप में देख रहे हैं। जब से उन्होंने संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने के लिए सर्वेक्षण करना शुरू किया, उसी समय से गुजरात उनके दिमाग में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ई कॉमर्स निर्यातकों को भी रोडटेप स्कीम का लाभ। देखिए, जो ई कॉमर्स निर्यातकों को भी अब सामान्य निर्यातकों की तरह रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम का लाभ मिलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रोड टैप स्कीम के इस विस्तार से डाक विभाग और कुरियर के माध्यम से निर्यात करने वाले एमएसएमई व छोटे निर्यातकों को लाभ मिलेगा। इन छोटे निर्यातकों की लागत में कमी आएगी और उन्हें निर्यातक बनने का मौका मिलेगा और देश का निर्यात भी बढ़ेगा। अभी रोडटेप स्कीम का लाभ सिर्फ सामान्य निर्यातकों को मिलता है। जल्द ही वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ई कॉमर्स निर्यात के लिए रोडटेप स्कीम को अधिसूचित कर देगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज, जिसमें हमास और इजराइल युद्ध हम स्किप करते हैं। उसके बाद आते हैं तीस्ता पर चीन के प्रस्ताव पर भारत के हितों का ध्यान रखेगा बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश ने गुरुवार को कहा कि वह भारत से देश में प्रवेश करने वाली तीस्ता नदी पर जलाशय बनाने के चीन के प्रस्ताव पर भू राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान रखेगा। चीन ने तीस्ता नदी के बांग्लादेश हिस्से पर विकास कार्यों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की थी। संबंधित मंत्रालय और आर्थिक संबंध प्रभाग उनके प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने दी है। चिकन नेक नाम से जाने जाने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर परियोजना के निकट प्रमुख परियोजनाओं में चीनी भागीदारी में भारत की आपत्ति के सवाल पर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने जवाब दिया। अभी हाल ही में चीनी राजदूत याओ वेन ने कहा था कि बीजिंग को तीस्ता बेसिन के विकास के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं। हम बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों के अनुसार चीन ने तीस्ता नदी में वृहद स्तर पर सफाई करने, जलाशय और तटबंध बनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत रूस संबंध लगातार आगे बढ़ रहे पुतिन। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में वर्तमान उथल-पुथल के बावजूद रूस के भारत और उनके लोगों के साथ संबंध आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत में अगले जो आम चुनाव के बाद भले ही कोई भी राजनीतिक समीकरण बने, लेकिन दोनों देश अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखेंगे। पुतिन ने यह टिप्पणी बुधवार को तब की जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्रेमलिन में उनसे मुलाकात की थी। पुतिन ने कहा कि हमें यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया में मौजूदा उथल-पुथल के बावजूद एशिया में हमारे पारंपरिक दोस्त भारत और भारतीयों के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के बावजूद भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 29 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।